जो सारा झंझट था, जो झंझावत थी, उस झंझावत को समझाने के लिए इसी टाइम पीरियड में इस एक व्यक्ति ने बहुत कोशिश की और इसने जो कॉन्सेप्ट दिया दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का जो कॉन्सेप्ट था वो एक मिडिवल फिलॉसफी से होकर के आ रहा है। ये मिडिवल फिलॉसफी जो थी, ये थी रेन देकार्ट की। हालांकि उन्होंने थोड़ा गलत तरीके से समझा कि पीनियल ग्लैंड जो होती है वो हमारी बॉडी के द्वारा जो महसूस होने वाले सेंसेशन हैं उनको हमारे माइंड माइंड तक पहुंचाती है। मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि 100% ऐसा होता है, क्योंकि आज की डेट में सभी जानते हैं इसको, जो कि फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, कि ऐसा होता नहीं है। बट बट उन्होंने उनको इसको रिफ्लेक्स आर्क के रूप में ही समझा था, जिसे बाद में रिफ्लेक्स आर्क के रूप में जॉन डी ने समझा। व्हाट वाज दैट? बिना रिफ्लेक्स आर्क के आपकी साइकोलॉजी का वो ब्रिज नहीं बनता। बिना रिफ्लेक्स आर्क के आपकी साइकोलॉजी का ब्रिज नहीं बनता, क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग आ गए थे। कौन आ गए थे? बिहेवियरिस्ट आ गए, गेस्टाल्टिस्ट आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। मैं इसको इंट्रोड्यूस कर दूं और उसके बाद मैं आगे चलूंगा बिल्कुल एक डिफरेंट रिदम में। नहीं, एक और बंदा करना होगा। ये एक व्यक्ति ऐसे थे जो कि एनवायरनमेंट को बहुत महत्व देते थे। तो ये कह रहे थे, इनका कहना था सिचुएशन, कि एक सिचुएशन होती है दोस्तों, और वो सिचुएशन जो होती है, वो जो ये लीनियर होता है रिलेशन किसका? स्टिमुलस से होकर के रिस्पॉन्स का एक लीनियर सीधा रिलेशन होता है। एक स्टिमुलस है तो रिस्पॉन्स है। बट ये जो सिचुएशन और एनवायरनमेंट होता है, ये इसे आर्क बना देता है, यानी मोड़ देता है इसे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, क्या मतलब है कि जब आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। मेहमान आए, अच्छा लगा। मेहमान का आना हो गया सिचुएशन, स्टिमुलस, और आपका अच्छा लगना हो गया रिस्पॉन्स। परंतु क्या है, आपके हैं एग्जाम, आपके हैं एग्जाम, तो गेस्ट क्या लगेंगे? दुश्मन है भाई, क्योंकि आपके एग्जाम है। क्या हो गया? रिफ्लेक्स आर्क हो गया, रिफ्लेक्स आर्क हो गया, एनवायरमेंटल। नमस्कार पुष्पिंदर जी, क्या हाल चाल है? मैं सुन रहा हूं कि बहुत घूम फिर करके आ रहे हैं आप, एक क्रिकेट मैच का आनंद उठा के आ रहे हैं आप, हैं? बताएं भाई, कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी हार रही है, हार गई है, हैं? खैर, तो मैं आज भी याद कर रहा था आपको, इस सेशन के बाद आपको फ़ोन करेंगे। हाँ, पुष्पिंदर जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, तो बहुत मज़ेदार व्यक्ति हैं। जब भी हम टेक्निकली फँस जाते हैं तो यही हमारी हेल्प कर पाते हैं। तो बताएं भाई, क्रिकेट मैच कैसा रहा? और हमारी बिटिया भी खेली या बस ऐसे ही? खैर, आपने फ़ोटो शेयर की थी, बहुत बढ़िया थी। ये स्टिमुलस है दोस्तों, और जब भी कोई स्टिमुलस आपको मिल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी ने सुई चुभाई, आपको किसी ने सुई चुभाई। ये जो सुई जब सबसे पहली बार चुभी, तब क्या लगा आपको? तब क्या लगा आपको? आपको दर्द हुआ। क्या कंटिन्यूअसली उतना ही दर्द होता रहा? नहीं हुआ। यानी आपकी जो बॉडी है, उसने इस पेन को अडैप्ट कर लिया। इसे कहते हैं पेन अडैप्टेशन। क्या कहते हैं इसे? पेन अडैप्टेशन। जब इसके ऊपर स्टडी की गई मेल्ज़ेक द्वारा 1965 में, तो उन्होंने ये पाया कि एक्चुअली जहाँ पे मैंने पेन रिसेप्शन की बात की है, पेन सेंसेशन की बात की है, वहाँ पे आप स्टडी करेंगे, वहाँ देखेंगे। पेन सेंसेशन में मैंने इसको बहुत तरीके से समझाया है दैट देयर इज़ अ गेट थियरी, गेट कंट्रोल। तो हमारी जो बैकबोन होती है, वहाँ पे एक मैकेनिज़्म काम करता है कि जो हमारा पेन यहाँ से सीधा जाना चाहिए था और ट्रांसडक्ट करके हमें एहसास होना चाहिए था पूरा का पूरा, वो हमें पूरा नहीं पेन पेन महसूस होता, बल्कि वो हमारी क्षमता के अनुसार होता है। तो हम पेन को इंटरप्रिटेशन करते हैं। शुरुआती इंटरप्रिटेशन में वो ज़्यादा होता है और फिर धीरे-धीरे वो घटता जाता है, कम होता जाता है, राइट? एंड दैट इज़ रिफ्लेक्स आर्क। जिसकी बात कौन कर रहा है? जॉन डुई। अपार्ट फ्रॉम दैट, जॉन डुई ने बहुत सारी चीज़ों पे बात की है। जैसे जैसे कि भाई ऑब्वियस सी बात है, दुनिया के सबसे टॉप नॉच एजुकेशन फिलॉसफी के फिलोसोफर्स में से एक थे। यूएसए में आज भी सबसे टॉप नॉच फिलोसोफर माने जाते हैं, ठीक है ना? दुनिया भर में 10वें सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर हैं ये। जब साइकोलॉजिस्ट की लिस्ट आती है तो उसमें दुनिया में 1 नंबर पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनको सर्च किया जाता है और जिनको क्रेडिट दिए जाते हैं, वो हैं विल्हेम वुंट, और दूसरे नंबर पे हैं विलियम जेम्स, और तीसरे नंबर पे हैं सिगमंड फ्रॉइड, और 10वें नंबर पे है जॉन डुई, ठीक है ना? तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो लिस्ट है, ये अपने आप में प्रूव करती है कि कौन कितना फेमस है, ठीक? हाँ जी, इंडियन नहीं है कोई मतलब? बेटा विदेशियों के ना बस की ना है इंडियन फिलॉसफी और साइकोलॉजी पढ़नी, बिकॉज़ भारत के अंदर साइको फिलॉसफी होती है, ठीक है ना? उसको उस रूप में पढ़ पाना और समझ पाना और उसका मीनिंग निकाल करके उसे हज़म कर पाना, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि भारतीय फिलॉसफी और साइकोलॉजी पढ़ने के बाद में जीवन तन्हा और अंतहीन और अर्थहीन लगने लगता है।
बिकॉज इंडियन साइको फिलोसफी इज एज सेड बाय मार्क ट्वेन कि जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो भारतीय फिलोसफी के पालने में पलती है। यानी इतना छोटा सा बच्चा है यूरोपियन फिलोसफी हमारी फिलोसफी के सामने, और हमारी जो साइको फिलोसफी है वो बहुत ऊपर है। उन्हें केवल वही पढ़ाना आता है। खैर ये ले लो, फिर वरना ना ये सोचते रहेंगे कि क्या चल रहा है। पर इसे ऑन कर लेना। हाँ बोलो बोलो। जब नहीं अम्बे- नाम अपना नहीं बोलना। नहीं नहीं ठीक जब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये सिखाया गया था कि गिरिंदर शेखर बोस एंड फ्रॉइड हैज अ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इंडियन साइकोलॉजी अकॉर्डिंग जो भी थ्योरीज फ्रॉइड ने दी थी वो हमारी साइकोलॉजी पे और हमारे पर्सपेक्टिव्स पे, आउटकम पे अप्लाई नहीं होती हैं। तो आई हैड अ क्वेश्चन दैट टाइम कि हम बात कर रहे हैं इंडियन कंटेक्स्ट में भी वेस्टर्न साइकोलॉजी की एप्लीकेशंस का, पर हमारी साइकोलॉजी, हमारे कल्चर की जो रूट्स है वो हमें कभी क्यों नहीं पढ़ाई जाती? मैं पढ़ाऊंगा। उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? क्योंकि मैंने कभी डीयू के सिलेबस में भी नहीं है, अम्बेडकर के सिलेबस में नहीं है। मैं आपको इतनी इंडियन साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा जितनी आपको जरूरत है, उससे 20-30% ज्यादा। सर पर वो अगर हम कोई इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ता, आपके साथ नहीं होता बाई चांस, जैसे मैं पहले नहीं थी, तो वो हम किस एरिया ऑफ सब्जेक्ट या कोर्स में पढ़ते हैं? फिलोसफी में पढ़ते हैं कि ये मैंने कोर्स करिकुलम डीयू में भी नहीं देखा, और मैंने अम्बेडकर में भी नहीं देखा, हरिद्वार यूनिवर्सिटी में भी नहीं देखा, 3 यूनिवर्सिटीज मैंने देखी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। तो देखिए जहाँ तक इंडियन फिलोसफी की बात है और इंडियन साइकोलॉजी की बात है, तो इंडियन साइकोलॉजी इज वेरी मच पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स। इट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ उत्तराखंड यूनिवर्सिटी कोर्स। इट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ फ्यू अदर यूनिवर्सिटीज कोर्स। राजस्थान यूनिवर्सिटी में इंडियन साइकोलॉजी थी, ये एक एडेड इन्फॉर्मेशन है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में थी इंडियन साइकोलॉजी। और मैंने कम से कम तो भी 20 एक सिलेबसेस देखे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, और मुझे लगता है 80% यूनिवर्सिटीज़ ने इंडियन साइकोलॉजी को शामिल किया हुआ था। आज की डेट में लगभग ज़्यादातर यूनिवर्सिटी इसे अपने प्रोग्राम में इनकलकेट कर रहे हैं। कितना पढ़ाया जाता है दैट इज अगेन मैटर ऑफ डिस्कशन और मैटर ऑफ डायलॉग हो सकता है। कितना पढ़ा जाता है दैट अगेन इज मैटर ऑफ कन्फ्लिक्ट। क्योंकि मुझे भी याद है कि हमने जब एमएड किया था तो हमने सेकेंड ईयर में जाकर के लास्ट में 2 दिन का सेशन था योगा और मेडिटेशन वाला मेंटल हेल्थ में। उसके अलावा हमने नहीं पढ़ा साइकोलॉजी में इंडियन। हाँ, हमने वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट पढ़े, हमने वेस्टर्न फिलोसोफर पढ़े, हमने इंडियन साइकोलॉजी को, इंडियन फिलोसफी को नहीं पढ़ा। तो उसको उन्होंने शामिल किया या नहीं किया दैट इज देयर ओन वेज। जहाँ तक हमें ये एक मौका मिला है कि नेट के कोर्स में इंडियन साइकोलॉजी है, और हम इंडियन साइकोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है ना? जिन लोगों को अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना हो वो तो खैर कभी भी बैठ सकते हैं उस क्लास में। कोर्स का हिस्सा सभी का है नहीं, सिर्फ नेट के कोर्स का हिस्सा है। ये एजुकेशन और साइकोलॉजी वालों के लिए मस्ट होगा, ज़रूरी है, और बाकी लोगों के लिए ऑट टू है। ठीक है ना? तो वो उनकी मर्जी है। बट हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि अगर मैं इंडियन साइकोलॉजी की बात करने लगूँ, अगर मैं ये कहूँ कि इंडियन साइकोलॉजी का आधार क्या है, तो इंडियन साइकोलॉजी का आधार कभी भी विज्ञान नहीं रहा। ठीक है? इंडियन साइकोलॉजी का जो आधार था वो पहले फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल था। बाद में आने के बाद में वो ज़्यादा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गया। ठीक है? आज की डेट में दुनिया में सबसे ज़्यादा डायलैपिडेशन जो हो रहा है साइकोलॉजी का, वो भारतवर्ष में। ठीक है? क्योंकि हम मतलब शायद हमने अपनी आधारशिला को खो दिया, क्योंकि हमने इतना आसानी से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को स्वीकार कर लिया और अपनी रूट्स को रिनाउंस कर दिया कि शायद हमने उसको महत्ता देनी बंद कर दी। एंड दैट इज द रीजन। और इसका कारण एक ये भी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि बहुत लंबे समय से कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट भी नहीं रहे जिन्होंने कि इस बात को तरजीह दिया हो कि वो इंडियन साइकोलॉजी को प्रॉपरली कैटलॉग करें, लिखें, समझाएं, एक कोर्स चलाएं, लोगों से जुड़ें, इंस्टीट्यूशंस को कहें कि उसको इंक्लूड करें। ठीक है? तो एक यूनिवर्सिटी है वर्धा यूनिवर्सिटी। वर्धा यूनिवर्सिटी, ठीक है? वर्धा यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के नाम से है वर्धा यूनिवर्सिटी। उसके उसको हेड करते थे ग्रीश्वर मिश्रा, और ग्रीश्वर मिश्रा जी जो हैं वो भारत के जाने माने एक साइकोलॉजिस्ट में से हैं। पर फिर भी उन्होंने जो कोर्स इंट्रोड्यूस किया उसके अंदर इंडियन साइकोलॉजी का वेटेज वही है 10 to 12%। तो अगर वो अपने ही यहाँ पे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, मीन्स साइकोलॉजी में उतना लिखा नहीं गया। आज लोग लिखना नहीं चाहते, आज लोग लिखना नहीं चाहते। आज की डेट में तो हर कोई प्रैक्टिशनर बनना चाहता है। आपने जिस यूनिवर्सिटी की बात की है उस यूनिवर्सिटी के अंदर कितने ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने कि अपने ग्रंथ लिखे हैं, और कौन है जो कि अभी लिखने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? तो शेयरिंग केवल क्लासरूम तक निर्धारित है। शेयरिंग नेशनल लेवल पे कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लिख सकते नहीं है, बट लिखना चाहते नहीं है, तो वो शेयर नहीं है। एंड एज फार एज यू आर टॉकिंग अबाउट बोस, तो ये भी किया जा सकता था कि एक जर्नल लिख करके, एक जर्नल में एक पेपर छपा करके, रिसर्च करके भी इस बात को प्रूव किया जा सकता था। बट सिर्फ लेटर लिख करके ये बोलना कि योर मेथड इज नॉट लाइक माई मेथड, तो बस हमारे यहाँ तो सब महात्मा गांधी ही बन गए।
ठीक है ना, लेटर लिख दो जिस मर्जी उसको, अरे अपना काम कर लो भाई, उससे बेटर है कि एक्सपेरिमेंटल वर्क कर लो। जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उस पर अभी आऊँगा तो मैं समझाऊंगा इस बात को, पहले इसको थोड़ा सा आगे ले लूँ। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये एक अच्छी किताब है, अगर आप पढ़ना चाहें, अगर आपके पास में बहुत फालतू समय हो तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो जॉन डुई ने लिखी है, बढ़िया किताब है, ठीक है। जॉन डुई की बुक्स अच्छी हैं, अगर आपको अगर एजुकेशन अगर समझ में आनी चाहिए, आप अगर समझना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको